Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I have a doubt. Yes, what is it? Ma'am, I am unable to understand the concept of Swabhavoparamvad. We will discuss it and try to understand the same. Let's go to the classroom. Attention students. Today we will have a discussion on Swabhavoparamvad. So be ready. Now who will tell me the shlok of Swabhavoparamvad? May I, ma'am? जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमा देहधात्वा हेतु साम्यात् समास्तेषा स्वभावो परमा सदा प्रवृत्ति हेतुर्भावाना न निरोधेस्ति कारणम केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतु हेतोर्वर्तनम्. Very good. Now where is this mentioned in Charaka Sahita? I know this, ma'am. It is in Sutrasthan chapter 16. Very good. So let's have a detailed description about it from our guest. Good morning, students. I am Dr. Kanika, working as Assistant Professor in the Department of Ayurveda, Samhita and Siddhant, and today we will discuss Swabhavoparamvad. The Siddhant of Swabhavoparamvad is mentioned in Charak Samhita, Sutrasthan Adhyay 16, that is, Chikitsa Pravritti Adhyay. The topic Swabhavoparamvad is there in your first year. For first year you have Padartha Vigyan, and in paper 2 you have Swabhavoparamvad. Also in second year when you have Charak Samhita, Charak Purvad, there you have this topic in Sutrasthan chapter number 16. So it is important for first year and second year also. Oh, I never knew that. I will seriously try to understand it now. Charak Samhita says, Jayante hetu vaishamyad vishma dehi dhatavah हेतु साम्यात् समास्तेषां स्वभावो परमः सदा. मीनिंग जायन्ते हेतु वैषम्याद मीन्स जब हेतु की विषमता होती है तो हेतु वैषम्याद जायन्ते विषमा देह धातव, यानी हेतुओं की विषमता होने पर जो देह के धातुएं हैं वो भी विषम ही हो जाते हैं. मतलब विषम हेतुओं के सेवन से विषम धातुओं की उत्पत्ति होती है. हेतु साम्यात् समास्तेषाम, और हेतु के साम्य होने से यानी सम हेतुओं का सेवन करने से सम धातुओं की उत्पत्ति होती है. यानी विषम हेतुओं से विषम धातु एवं सम हेतुओं से सम धातु का निर्माण या उत्पत्ति होती है. स्वभावो परमः सदा. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, पे अटेंशन. स्वभावो परमः सदा, यहाँ पे जो स्वभावो परमः ये वर्ड है, ये दो वर्ड से बना है. स्वभाव प्लस उपरमः, स्वभाव और उपरम. तो स्वभाव से उपरम होता है. उपरम मीन्स विनाश. तो विनाश में किसी भी कारण की आवश्यकता या किसी भी हेतु की आवश्यकता नहीं होती. विनाश स्वतः ही स्वभाव से होता है. यहाँ पर ये कंसेप्ट कहने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी भाव की उत्पत्ति में तो कारण की अपेक्षा या हेतु की अपेक्षा रहती है, परंतु नाश में स्वभाव ही कारण होता है. उसका नाश करने के लिए किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं होती है. वो स्वभाव से अपने आप स्वतः नाश को प्राप्त होता है और इसी को स्वभावोपरम या स्वभाव से उपरम स्वभावोपरमवाद कहा जाता है. Now further it is said, प्रवृत्तिर हेतुर्भावानां न निरोधे अस्ति कारणम केचित् तत्र अपि मन्यन्ते हेतुं हेतुरवर्तनम. प्रवृत्ति हेतुर्भावानां, यानी कि जो प्रवृत्ति मीन्स उत्पत्ति. प्रवृत्ति हेतुर्भावानां, भावों की उत्पत्ति में प्रवृत्ति में हेतु यानी कारण होता है, कारण की अपेक्षा रहती है. न निरोधे अस्ति कारणम, परंतु उन्हीं भावों के निरोध में अर्थात निरोधे विनाशे, उनके विनाश में कोई हेतु या कोई कारण नहीं रहता है. ठीक है. केचित् तत्र अपि मन्यन्ते हेतुम हेतुर अवर्तनम, यहाँ पर केचित् कह करके उन्होंने एक अन्य पक्ष का वर्णन किया है, जो कि अगर हम ये माने कि उत्पत्ति में कारण है पर नाश में कोई कारण नहीं है, तो इस प्रकार से व्याधि के नाश में तो कोई कारण ही नहीं होगा. इसीलिए वहाँ पे उन्होंने एक अन्य पक्ष का केचित कह के वर्णन किया है. चक्रपाणी कहते हैं व्याधि प्रशमे च चिकित्सा अपेक्षकम पक्ष आंतरम आह केचित इत्यादि,
यानी व्याधि के प्रशम में चिकित्सा की जो अपेक्षा रहती है, यानी चिकित्सा जो व्याधि के शांति में जो अपेक्षित है, उस पक्ष को कहने के लिए उन्होंने केचित इत्यादि कह के एक अन्य पक्ष का वर्णन किया है, जो कि ऐसा मानता है, मन्यन्ते केचित तत्रपि मन्यन्ते हेतुम हेतुर अवर्तनम। वो दूसरा पक्ष है, वो क्या मानता है कि विनाश में भी हेतु, तत्र अपि विनाशे अपि, यहाँ पर विनाश में भी हेतुम कारणम, हेतु जो कारण है वो रहता है, और वो क्या है, हेतु अवर्तनम। हेतु अवर्तनम मतलब उत्पादक हेतु अभाव, यानी उत्पादक हेतु का अभाव होना ही विनाश में कारण है, ऐसा एक अन्य पक्ष मानता है। नाउ इफ वी कंपाइल इट ऑल वी विल गेट प्रवृत्तिर हेतुर्भावानां न निरोधे अस्ति कारणम केचित् तत्रपि मन्यन्ते हेतुम हेतुरवर्तनम। प्रवृत्ति में यानी किन्हीं भी भावों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति में कारण की अपेक्षा रहती है, न निरोधे अस्ति कारणम, और उनके विनाश में कारण की अपेक्षा नहीं रहती है। केचित कह के उन्होंने एक अन्य पक्ष को वर्णन किया है, जो पक्ष ये कहता है केचित तत्रपि मन्यन्ते, उस अन्य पक्ष से वो ये मानते हैं कि हेतु का ना होना ही, हेतु का ना होना यानी कि उत्पादक हेतु का ना होना ही नाश में हेतु है। Another thing to note here is कि हेतु का अभाव, वो जो अभाव है मतलब हेतु का ना होना या हेतु का अभाव जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक कि वो है ही नहीं इसलिए उसका अभाव है, यानी कि जैसे कि शश विषाण यानी खरगोश के सींग जो है ही नहीं, उसका ज्ञान भी नहीं होता इसलिए उसका अभाव है। और दूसरा अज्ञान की वजह से भी, मतलब हेतु है तो सही मगर वो इतना सूक्ष्म है या इतना फास्ट है कि उसका हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता। जैसे जो क्षण आदि जो टाइम के यूनिट्स हैं वो इतनी फास्ट चेंज हो जाते हैं कि हमें उसका ज्ञान ही नहीं हो पाता। नाश को तो वो भी प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर हेतु का होना तो है मगर वहाँ ज्ञान का अभाव है, मतलब वहाँ हमें ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि वो हेतु वहाँ पे है। जैसे कि पृथ्वी में गड़ा हुआ कोई कील जो होता तो है परंतु दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम उसका अभाव मान लेते हैं। नाउ लेट्स कंक्लूड। सो स्वभावोपरमवाद का सिद्धांत ये कहता है कि हेतुओं के विषम होने से विषम धातुओं की उत्पत्ति होती है और हेतुओं के सम होने पर सम धातुओं की उत्पत्ति होगी, या फिर जो भी भाव हैं उन भावों की उत्पत्ति में तो वह कारण की अपेक्षा करते हैं परंतु उनके निरोध में या विनाश में वो कारण की अपेक्षा नहीं करते, वो स्वभाव से ही स्वतः नाश को प्राप्त होते हैं। उत्पत्ति में कारण रहता है परंतु नाश में कारण की अपेक्षा नहीं की जाती, वो स्वभाव से नाश को प्राप्त करते हैं। अभी यहाँ कारण का ना होने से चिकित्सा की कैसे महत्व रह जाएगा, क्योंकि व्याधि तो स्वतः ही नाश हो जाएगी। तो व्याधि के नाश में चिकित्सा का क्या योग है या क्या योगदान है वो समझाने के लिए वो कहते हैं, एक अन्य पक्ष को कहते हैं जो ये कहता है केचित् तत्र अपि मन्यन्ते हेतुम हेतुरवर्तनम, यानी कि उत्पादक हेतुर अभावम, यानी उत्पादक हेतु का अभाव होना ही वहाँ पर हेतु है, वो कारण। Wow man, I think now I can easily explain it to my friends too. Thank you so much. Thank you for this explanation, Dr. Konika. Please do visit us again.